अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बेसिकली अपनी एक एनवाइट ऐप को बनाने से पहले थोड़ा सा हम बेसिकली जिस लैंग्वेज के अंदर हम बेसिकली एनवाइट ऐप डेवलप कर रहे होंगे उसकी हमने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ डिस्कस की है कि एनवाइट एप्लीकेशन दो लैंग्वेजेस को यूज़ करके बनाई जा सकती है। नेटिव एनवाइट एप्लीकेशन, वन इज़ जावा एंड अदर इज़ कॉटलिन। डेफिनेटली कॉटलिन एक नई लैंग्वेज है जिसको अब गूगल भी ऑफिशियली ओन करता है और डेफिनेटली एक ऑफिशियल लैंग्वेज है फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और डेफिनेटली फ्यूचर भी जो है वो कॉटलिन ही है। डेफिनेटली जितनी भी एप्लीकेशन आज हमें प्ले स्टोर पे दिख रही हैं वो बहुत सारी एप्लीकेशन डेफिनेटली जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। और आहिस्ता आहिस्ता जो कंपनीज हैं वो अपनी जो बेसिकली प्रोडक्ट हैं उनको शिफ्ट कर रही हैं कॉटलिन पे। कॉटलिन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेफिनेटली उसके अंदर वो तमाम चीज़ों को कैटर किया गया है, उन चीज़ों को ओवरकम किया गया है, डेवलपर को ईजनेस प्रोवाइड की गई है जो हमें जावा में ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलती। अगर मैं बात करूँ मेन कॉटलिन के जो मेन फीचर्स हैं जो इसको जावा से अलग करते हैं और डेवलपर को मोटिवेट करते हैं कि वो कॉटलिन को यूज़ करें, सबसे पहला इसका ये है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जितना भी लाइन ऑफ कोड हम लिखते हैं वहाँ पे नल वैल्यूज़ के साथ डील करना काफ़ी जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो कॉटलिन के अंदर एक नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट मौजूद है और हम अपने इस तरह के प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं जो डेफिनेटली हमारी जहाँ जहाँ नल एक्सेप्शन रेस कर रही होगी उसको वो डेफिनेटली कैटर कर रहा होगा। तो कॉटलिन के अंदर एक नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है जो डेफिनेटली एक डेवलपर को, एक एंड्रॉयड डेवलपर को काफ़ी ईजनेस प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप थोड़ा सा इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप एक ऐप डेवलप करेंगे यूज़र उससे इंटरेक्ट करेगा और उसके इंटरेक्शन में कोई भी एक ऐसा वेरिएबल या कोई भी ऐसी कलेक्शन जो डेफिनेटली एक नल रेफरेंस को पॉइंट कर रही होगी तो डेफिनेटली उस पर आप बहुत सारी मैनिपुलेशन भी कर रहे होंगे और बहुत सारे चेक्स भी लगा रहे होंगे। और अगर हम कहीं गलती से चेक लगाना भूल गए तो डेफिनेटली हमारी ऐप जो है वो वहाँ पे एनॉमली अकर होगी, नल एक्सेप्शन रेज होगी। और अगर हमने नल एक्सेप्शन को कैच किया हुआ तो डेफिनेटली हम जो है वो उस एनॉमली को कैटर कर सकते हैं। बट अगर हमने नल एक्सेप्शन को कैच नहीं किया तो डेफिनेटली वो एक्सेप्शन थ्रो होती रहेगी और एट द एंड आपकी ऐप जो है वो क्रैश हो जाएगी। तो डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त हमें फीचर मिलता है नल सेफ्टी का कॉटलिन के अंदर, जिसको डेफिनेटली हम डिस्कस भी करेंगे। उसके अलावा कॉटलिन के अंदर एक एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट है, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें जावा के कंपैरिजन की तो जावा में जब हम डेफिनेटली किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करने की बात करते थे तो डेफिनेटली हमारे जहन में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता था कि वाई नॉट मैं एक नई क्लास बनाऊँ, इनहेरिट कर दूँ उसको उस क्लास से जिसके अंदर मुझे फंक्शनैलिटी को ऐड करना है और उसके अंदर फंक्शनैलिटी फिर मैं ऐड करूँ फर्दर। फिर डेफिनेटली जब आप इनहेरिट करते हैं तो आपको वो तमाम प्रोटोकॉल का ख्याल रखना होता है कि जो आपका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है उसको आपने सेटिस्फाई करना है। डेफिनेटली जो पूरी कंस्ट्रक्टर की चेंज है पेरेंट की, चाहे वो उसका फर्स्ट पेरेंट हो, सेकंड पेरेंट हो, थर्ड पेरेंट हो, वो आपने सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करना होता है, जब जाके जो है वो डेफिनेटली आप एक्सटेंडेबिलिटी जो होती है उसको अचीव करते हैं। तो कॉटलिन के अंदर एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी क्लास के अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं तो विदाउट इनहेरिटेंस बड़ी आसानी से आप जो है वो उसके अंदर उस फंक्शनैलिटी को इम्बेड कर सकते हैं और जहाँ जहाँ आप उस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ वहाँ आपको वो मेथड अवेलेबल होगा। तो कॉटलिन एक्सटेंशन एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बेसिकली स्कोप फंक्शन का कॉन्सेप्ट है और डेफिनेटली क्योंकि मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसको हम कह सकते हैं कि इसमें डेफिनेटली जो चीज़ आप जावा में इम्प्लीमेंट करते थे, जो टास्क आप जावा में इम्प्लीमेंट करते थे, जितना लाइन ऑफ कोड आप जावा में आपको लिखना पड़ता था उतना लाइन ऑफ कोड आपको यहाँ पे कॉटलिन में नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप कॉटलिन के जो मेन फीचर्स हैं या उसका जो सिंटैक्स है अगर आप उसको समझ लें, उसके फंक्शंस को समझ लें, उसकी एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग को समझ लें तो आप वो तमाम लाइन ऑफ कोड जो हम बात कर रहे हैं कि जावा के अंदर आप बेसिकली 10-12 लाइन का कोड लिख रहे होंगे तो बड़ी आसानी से हम उसको डेफिनेटली रिड्यूस कर सकते हैं 2 से 3 लाइन के अंदर। तो उसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डेफिनेटली जब आप एक ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो जब हम कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो तो जितना लाइन ऑफ कोड हम ज़्यादा लिखेंगे उतना ही डेफिनेटली उसकी जो टेस्टिंग है आपकी प्रोडक्ट की वो ही मुश्किल होगी क्योंकि लाइन ऑफ कोड आपका ज़्यादा है।
और डेफिनेट टेस्टिंग भी मुश्किल होगी, और डेफिनेटली इसका दूसरे चांसेस ये है कि जितना लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होगा उतने ही आपके पास डेफिनेटली एनॉमलीज अगर होने के चांसेस अगर हो सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कॉटन में, कॉटन के अंदर डेफिनेटली हम वो काम बड़ी आसानी से लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू, डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू, कॉटन के सिंटैक्स को यूज़ करते हुए अपना लाइन ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्ट का लाइन ऑफ कोड रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली आपके पास एक तो टेस्टिंग आसान हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपके पास जो बग के चांसेस हैं वो भी डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, आपके पास कम हो जाएंगे। उसके अलावा डेफिनेटली हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि डेफिनेटली क्योंकि हमने एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं और डेफिनेटली हमने ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में भी काम करना है, क्लासेस भी बनानी है, तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि हम बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो बेसिकली बिहेवियर है वो किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कॉटन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे डेफिनेटली क्लासेस तो हैं ही, डेफिनेटली जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ फर्दर हमें डिफरेंस भी मिलता है जावा से। एक तो हमने बात कर ली यहाँ पे एक्सटेंशन है, इसके अलावा यहाँ पे डेटा क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, ये बात करेंगे हम। बहुत इस तरह की चीज़ें हम जावा में बहुत यूज़ करते हैं, जिसमें हम डेफिनेटली मॉडल क्लासेस बना रहे होते हैं, उसमें गेटर सेटर बना रहे होते हैं। इसके अलावा हम कोई डेडिकेटेडली बिहेवियर उसके अंदर ऐड नहीं कर रहे होते, यानी कि हम प्रॉपर्टीज तो ऐड कर रहे होते हैं सेटर गेटर, बट हम फंक्शनलिटी समटाइम कभी ऐड नहीं करते क्योंकि हम मॉडल क्लासेस बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कॉटलन के अंदर डेटा क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कलेक्शंस पे बात करेंगे कि किस तरह से डेफिनेटली जब हम एक ऐप बनाएंगे, हमने लिस्ट पे भी काम करना है, हमने मैपिंग हैश मैप पे भी काम करना है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि किस तरह से जो है वो डेफिनेटली हम कलेक्शंस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हमारे पास जावा के अंदर कुछ एक्सेस मॉडिफायर मौजूद थे, जिसमें हम बात कर सकते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। बट हम यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ और भी मॉडिफायर है जो हमें मिलते हैं। जैसे हमने इनहेरिटेंस करना है तो डेफिनेटली जो क्लास आप उसको ओपन डिक्लेयर करेंगे तो वही क्लास इनहेरिट हो सकती है। जिस फंक्शन को आप ओपन डिक्लेयर करेंगे वो फंक्शन ओवरराइड हो सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने इनहेरिटेंस को रोकना है तो डेफिनेटली आप उसको जो है वो क्लास को हम वहाँ पे फाइनल डिक्लेयर करते थे, यहाँ पे हम उस क्लास को सील डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम जिस तरह से यूटिलिटी क्लासेस को यूज करते हैं, एक क्लास बनाते हैं उसके अंदर बहुत सारी स्टैटिक रिसोर्सेज को रखते हैं। तो याद रखिएगा कॉटलन के अंदर कोई स्टैटिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास या तो कॉटलन के अंदर कोई चीज फाइल है, कॉटलन फाइल है, या कॉटलन की क्लास है, या कॉटलन का ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल्स का भी कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेटली जहाँ जहाँ हम बेसिकली यूटिलिटी क्लासेस बनाते थे या हम चाह रहे हैं कि क्लास के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल की जा सके तो हम ये कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं चाह रहा हूँ कि क्लासेस का कुछ पार्ट जो है वो स्टैटिक हो और कुछ पार्ट जो है वो नॉन स्टैटिक हो, तो ये हम टास्क अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के अंदर पहले बेसिक एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि हम वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, बेसिक मैनिपुलेशन किस तरह से कर सकते हैं, कंट्रोल फ्लोज की बात कर लेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह से लगा सकते हैं, लूप्स किस तरह से लगा सकते हैं, फिर फर्दर हम मूव करेंगे कलेक्शंस पे और देन फिर फर्दर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, डेटा क्लासेस, सी क्लासेस, ओपन क्लासेस, इसको हम डिस्कस करके इंशाल्लाह इसको एक्सटेंशन को हम डिस्कस करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन को हम डिस्कस करेंगे, तो इसको हम कंक्लूड कर देंगे ताकि हमारा जो बेसिकली इस पूरे लेक्चर का जो बेसिकली आउटकम है वो ये होना चाहिए कि हमने बेसिक कॉटलन के सिंटैक्स को सीखना है, बेसिक किस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यहाँ अचीव कर सकते हैं, फर्दर फिर हम जो है अपनी बेसिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए जिसको हम यूज़ करेंगे, तो क्योंकि हम एंड्रॉइड स्टूडियो आगे यूज़ करेंगे इन फ्यूचर, तो एंड्रॉइड स्टूडियो बेसिकली जेटब्रेन्स की प्रोडक्ट है और ऑफिशियल एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए आईडी है। तो जेटब्रेन्स की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर वेब डेवलपमेंट, फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है जी, फॉर यू नो फॉर क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड डेवलपमेंट। तो उसी की एक आईडी हमारे पास मौजूद है, इंटेलिजे आइडिया। द गुड थिंग इज कि जो इसका लुक एंड फील है वो एंड्रॉइड स्टूडियो की तरह है। इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, मेन्यूज हैं जो आपको मिलेंगे वही चीज़ें आपको इन फ्यूचर एंड्रॉइड स्टूडियो में मिल रही हैं। ठीक है जी, मेरे पास इंटेलिजे का जो वर्जन है वो 2018 मौजूद है
इसमें हम स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह से हम बेसिक कॉटलिन का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का, मैंने उस पर क्लिक किया। अब याद रखिएगा कॉटलिन कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो स्पेसिफिक फॉर द एंड्रॉइड डेवलपमेंट है। कॉटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। जैसे जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप देखते हैं कि जावा को हम यूज़ करते हुए कोई सर्वर साइड एप्लीकेशन भी बना रहे होते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना रहे होते हैं, और हम अब बात कर रहे हैं कि हम मोबाइल एप्लीकेशंस या पहले जो हमारे पास सिम्बियन फोन होते थे उसके अंदर भी जावा बेस एप्लीकेशंस होती थी, ठीक है। तो हम बेसिकली जावा बेस एप्लीकेशन बनाते। तो यहाँ पे कॉटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका एक यूजेज ये भी है कि आप कॉटलिन को यूज करते हुए एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हैं। बट कॉटलिन एग्जिस्ट फॉर द सर्वर डेवलपमेंट एज वेल, इवन फॉर द फॉर द iOS एप्लीकेशन एज वेल। तो आप iOS एप्लीकेशन भी बना सकते हैं बाय यूजिंग कॉटलिन। और ठीक है ना, आप जैसे यहाँ पे देख लें कॉटलिन JVM, यानी ये आपको जावा बेस जो कॉटलिन का वर्जन है, यानी कि जब आप एक कॉटलिन का प्रोग्राम बनाएंगे और उसको कंपाइल करने जाएंगे तो इट डेफिनेटली बेस्ड ऑन द JVM, उसको JVM का कंटेनर मिलना चाहिए ताकि वो उस पर रन हो सके। कॉटलिन की बात करते हैं फॉर क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, तो कॉटलिन और जावा स्क्रिप्ट का आपको यहाँ पे वेरिएंट मिल रहा है। और कॉटलिन फॉर मल्टी प्रोग्राम, इसमें सर्वर साइड की बात कर सकते हैं, सर्वर साइड प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप जो है वो iOS एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मैं पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा कॉटलिन JVM का, ठीक है जी। कहाँ पे सेव हो रहा है डेफिनेटली आपने डिसाइड करना है। तो मैं इसके जो बेसिकली लोकेशन है उसको चेंज कर देता हूँ EIU, और इसके अंदर मैं एक फोल्डर ऐड कर देता हूँ कॉटलिन का, और कॉटलिन के फोल्डर के अंदर हम बेसिकली ऐप बना रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं बेसिक कॉटलिन ऐप 1, और ये इसी नाम से सेव होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द जावा 1.8 वर्जन, ठीक है जी। और इसके अलावा डिफरेंट इसके यहाँ पे मौजूद हैं। यानी सोर्स का फोल्डर, जैसे आपको जावा का आप एक प्रोग्राम बनाते तो आपको याद होगा जावा की क्लासेस सोर्स के फोल्डर के अंदर होती थी। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स का फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर हम जो है फर्दर क्लासेस ऐड कर सकते हैं। तो बेसिक हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसके अंदर अभी फिलहाल कोई फाइल नहीं होगी, हमने फाइल ऐड करनी होगी। अब देखें जो जावा हम यूज करते थे फॉर स्पेसिफिक हम बात कर लेते हैं फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। जैसे आपने जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट जब आपने सीखे होंगे तो वो आई एम श्योर कि आपने C++ या जावा को एक्सप्लोर किया होगा। तो याद रखिएगा C++ के अंदर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और C++ के अंदर डेफिनेटली आप जो हम हाफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी करते हैं, दैट मीन्स कि हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बट हम जावा जब पढ़ते थे तो हम एक स्टेटमेंट पढ़ते थे, मे बी आपको याद हो कि जावा इज एन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या था, सिंपल से इसका मतलब ये था कि जावा का आप एक कोई भी छोटा सा प्रोग्राम बना लें जिसमें एक सिंगल लाइन प्रिंट क्यों ना हो रही, आपको एक क्लास के स्कोप में काम करना होगा। यानी कि आपको याद होगा कि जावा में अगर आप एक प्रिंट भी कराने जा रहे हैं हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन जिसमें आप यूज करते थे system.out.print या println या printf, ठीक है ना, व्हाटएवर, उसमें आप एक क्लास होती थी, क्लास के अंदर मेन फंक्शन होता था। मेन फंक्शन आप क्लास के स्कोप से बाहर नहीं रख सकते थे, इसलिए हम कहते थे कि जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। कि जावा के अंदर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी अगर लिखा जाएगा इट शुड बी ऑन द क्लास स्कोप। बट कॉटलिन में ऐसा नहीं है। कॉटलिन में मैंने जैसे आपको भी थोड़ी देर पहले कहा कि कॉटलिन में कोई भी चीज या तो कॉटलिन की फाइल है विच कंटेन मल्टीपल क्लासेस एज वेल, यानी कि कॉटलिन की एक फाइल है जिसके अंदर आप 1 2 3 4 5 मल्टीपल क्लासेस रख सकते हैं, ठीक है जी। या तो कॉटलिन की एक फाइल है या कॉटलिन की एक क्लास है जो डेफिनेटली जिसके अंदर सब क्लासेस तो हो सकती हैं बट जिसके बाहर स्कोप में कोई क्लास नहीं हो सकती। तीसरी चीज जो कि एक नई है आप लोगों के लिए वो है कॉटलिन के अंदर कॉटलिन ऑब्जेक्ट्स। और कॉटलिन ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि सम टाइम हम कुछ क्लासेस जावा में ऐसी बनाते हैं जैसे हम कहते थे यूटिलिटी क्लास, और उसमें हमें उसे चाहिए होती है सारी स्टैटिक रिसोर्सेज। जैसे अगर मैं आपको रिमाइंड करूं तो अगर आपको याद हो कि जावा के अंदर एक क्लास थी मैथ की,
सही है। तो आप क्या करते थे, आप मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे, आप लिखते थे मैथ डॉट कॉज एक्स साइन एक्स SQRT, ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट क्लास के आगे डॉट लगा के एक्सेस करते थे, ठीक है जी। या मैथ के अंदर वेरिएबल होता था एक्सपोनेंट का या पाई का, वो वेरिएबल था, और मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन से। तो मैं मैथ डॉट साइन एक्स फंक्शन भी यूज कर सकता था, जो कि एक फंक्शन है, ठीक है, जिसे हम जावा में मेथड्स कहते थे, फर्क नहीं है कोई। या मैं उसका वेरिएबल यूज करना चाह रहा हूं, तो डेफिनेटली वो वेरिएबल मैथ की क्लास में स्टैटिक होगा, और वो फंक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ साइन एक्स कॉस एक्स, वो भी क्या होगा, स्टैटिक होगा। तो मैंने कहा आपको शुरू में कि कॉटलिन के अंदर कोई स्टैटिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कॉटलिन के अंदर कोई स्टैटिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन ऑब्जेक्ट, जो किसी क्लास का कोई स्पेसिफिक पार्ट विदाउट ऑब्जेक्ट आपको एक्सेस करना अलाउ करेगा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। तो मैं सोर्स के फोल्डर पे मौजूद हूं, जो कि एम्प्टी है। मैं इस पे क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं कि आई वांट टू प्लेस, ठीक है ना, क्रिएट द क्लास। तो ये आप देख लें, इस पे स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉटन फाइल या कॉटन क्लास, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कॉटन फाइल आप बना रहे हैं, कॉटन क्लास आप बना रहे हैं, कॉटन ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, और इंटरफेस तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं, और इन्यूमरेटर भी हम जावा बना सकते हैं। तो मैंने कहा आपके लिए एक नई चीज जो होगी वो होगी कॉटन के अंदर ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैं अभी यहाँ पे कॉटन की एक फाइल बना रहा हूँ। याद रखिएगा, जैसे हमारे पास जावा की जो सोर्स फाइल होती थी उसका एक्सटेंशन डॉट जावा होता था, यहाँ पे जो हमारे पास कॉटन की फाइल है, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट फाइल हो, चाहे वो एक सिंपल फाइल हो which contain multiple classes and multiple objects, the multiple enumerator या multiple interfaces as well, या कॉटन इंटरफेस आप बना रहे हो, तो सबका एक्सटेंशन क्या होगा, .kt। तो मैं यहाँ पे एक फाइल का नाम रख रहा हूँ मेन। अब देखिए, मेन रखने से इसका नाम मेन नहीं हो जाएगा, और इसको आपका जो बेसिकली कंपाइलर है वो खुद डिटेक्ट नहीं कर लेगा कि भाई दिस इज द मेन क्लास, ठीक है ना। तो क्लास का नाम आपकी मर्जी है, आप जो रखें। मैं इसको नाम रख रहा हूँ मेन। तो आप इसको ये मैसेज मत लीजिएगा कि इसका नाम मेन रखने से कि दिस इज द मेन क्लास, ठीक है ना। इसके अंदर डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ऐड करना होगा, जो डेफिनेटली आपके प्रोग्राम को रन टाइम पे बताएगा कि आपकी जो ऐप का बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है। जैसे हमारे पास जावा के अंदर मेन का फंक्शन होता था, वो डिसाइड करता था कि विच वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। तो डेफिनेटली मल्टीपल फंक्शंस पे वो स्पेसिफिक फंक्शन सेलेक्ट किया जाता था, जो कि आपका डेफिनेटली मेन फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे मेन फाइल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे एक फाइल बना देगा main.kt की, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होगी, एम्प्टी होगी। अब अगर मैं इसमें लेट से कि कुछ काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली फंक्शन के स्कोप में काम करूंगा। मैं डायरेक्ट तो शुरू नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिख भी दूं तो मैं इसको रन भी करने जाऊंगा, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग पॉइंट एक फंक्शन होता है, तो ये डेफिनेटली आपका प्रोग्राम वन बाय वन नहीं चलेगा। तो मुझे अब यहाँ पे क्या बनाना होगा, फंक्शन बनाना होगा। अच्छा, अभी मैं आगे जाके मैं काफी डिटेल में बात कर लूंगा कि फंक्शन किस तरह से बनते हैं, और फंक्शन के साथ जो हम डेफिनेटली डिफरेंट स्टेप बात कर रहे होते हैं उसकी भी हम बात कर लेंगे। बट यहाँ पे मैं सिंपल बता दूं कि हम जैसे जावा में बनाते थे फंक्शन, तो उसके लिए डेफिनेटली कोई एक्सेस मॉडिफायर होता था, फिर फंक्शन की रिटर्न टाइप होती थी, फिर फंक्शन का नाम होता था, फिर ब्रैकेट करके उसके अंदर आप इनपुट पैरामीटर डिफाइन करते थे। तो यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम कीवर्ड यूज करेंगे फन का, सही। और इससे पहले आप जो है वो एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हैं, which can be public, ठीक है जी, which can be private, which can be abstract as well, which can be open as well, ताकि वो जो है आप उसको ओवरराइड कर सकें चाइल्ड क्लासेस के अंदर। तो अभी मैं बिल्कुल सिंपल फन का कीवर्ड लगाएंगे, फिर आपने यहाँ पे फंक्शन का नाम देना है, ठीक है जी। अब मैं देखें, नाम में दे रहा हूँ उसको लेट से माई फन कैमल केसेस के अंदर, फिर ब्रैकेट आप लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या बताने होंगे, अपने इस फंक्शन के इनपुट आर्ग्यूमेंट। अगर इस फंक्शन का कोई इनपुट आर्ग्यूमेंट नहीं है, अगर आप कोई आउटपुट भी नहीं है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के उसको एंड कर देंगे, तो इस फंक्शन का कोई इनपुट भी नहीं है, कोई आउटपुट भी नहीं। अगर आप चाह रहे हैं ये फंक्शन मैनिपुलेशन के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, डेफिनेट मे बी वैल्यू की जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो सकती है, तो आप इस राउंड ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पे डिफाइन करेंगे टाइप, जिस टाइप का आपके पास रिटर्न आएगा।
मैंने कहा ये फंक्शन लेट से स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये मुझे एरर दे रहा है कि डेफिनेटली दिस फंक्शन इज एक्सपेक्टिंग कि फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करे, तो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करे। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ रिटर्न हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आप देखते चलें कि यहाँ पे मैंने कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया है और मुझे इसने कोई एरर नहीं दिया। तो कॉटन के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना कोई जरूरी नहीं है, सही है, क्योंकि आइडिया ये है कि जो ये वीडियो भी है डेफिनेटली उन ऑडियंस के लिए है कि डेफिनेटली जिनको जावा की नो हाउ है। तो जब हम डेफिनेटली जावा से कॉटन पे शिफ्ट हो रहे हैं स्पेशली फॉर द एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो आप शायद हो सकता है सेमीकोलन वगैरह लगाना लगाएं, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप लगाएं या ना लगाएं, डेफिनेटली ये कोई मसला नहीं है। बट कॉटन के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको नहीं लगाना चाहिए ताकि आप डे बाई डे सिंटैक्स को जो है वो अपनी लाइफ का पार्ट बना सके। बट आप लगा भी रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। चले, तो ये फंक्शन है, एक्सपेक्ट कर रहा था कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे, तो इस तरह से हम एक फंक्शन बना सकते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन को चेंज करूँ, लेट से मैंने एक फंक्शन बनाना है जो कोई स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेगा, या लेट से मैं एक मैथ का फंक्शन बना देता हूँ कि भाई एक फंक्शन है जो एडिशन परफॉर्म करता है। तो ये एक फंक्शन है, डेफिनेटली इसमें ना कोई इनपुट आर्ग्यूमेंट ना आउटपुट आर्ग्यूमेंट है। तो लेट से मैं दो नंबर को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट से नम। तो हम वहाँ पे करते क्या थे, जावा के अंदर आपको याद होगा मैं लिखता था यहाँ पे इंटीजर और मैं लिखता था ए, मैं लिखता था इंटीजर और मैं लिखता था बी। यहाँ पे चेंज किया है, पहले होगा वेरिएबल का नाम यानी कि पैरामीटर का नाम, सेमीकोलन करके उसकी टाइप, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल का, पैरामीटर का या वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप, सही है। तो ये फंक्शन इनपुट आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 2। अब अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर रहा है, लेट से मैं बात करता हूँ कि ये दोनों के एडिशन परफॉर्म करेगा, तो आंसर शुड बी डेफिनेटली द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो नाउ इट इज एक्सपेक्टिंग कि भाई कोई ये आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, तो डेफिनेटली सिंपल कि आपने रिटर्न ए प्लस बी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो आपने लगाने का कोई मसला नहीं है, बट यहाँ पे सेमीकोलन आप लगाते हैं। तो आप देख लें यहाँ पे उसने उसका कलर चेंज कर दिया, बट इट इज यूजलेस। तो आप प्रैक्टिस बनाएंगे इसको, अपनी लाइफ का पार्ट ना बनाए, स्पेशली फॉर द कॉटन डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो मैं बताने चाह रहा था कि अब देखें मैं इसमें 2 फंक्शन बना चुका हूँ, अब मैं इसको रन करने जाता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे रन का बटन जो है वो इनेबल है। मैं कहता हूँ चलो मैं फोर्सली इसको रन करता हूँ बाय यूजिंग द एडिट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगर करने चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, क्योंकि इसको जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो मैं क्या सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे फंक्शन मेन फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें जैसे आप जावा के अंदर मेन फंक्शन याद करें अगर, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई इनपुट आर्ग्यूमेंट आता था, सही है जी। तो वो इनपुट आर्ग्यूमेंट क्या आता है, लेट से मैं रखता हूँ आर्ग्यूमेंट्स जिस टाइप ऑफ एरे, आपको याद होगा। मैं अगर लिखना भी चाहूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों को याद आना चाहिए कि कुछ इस तरह से होता था, सही है। ये पैरामीटर का नाम होता था और इस तरह आपके पास आप कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंटर के थ्रू आप यहाँ पे स्ट्रिंग के मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो अब इसी को मैं रिवर्ट कर रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो हम वेरिएबल का नाम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे, क्योंकि हम फंक्शन ये, और यहाँ पे लिखूंगा मैं स्ट्रिंग का एरे। तो यहाँ पे हमारे पास एरे मौजूद है, ठीक है जी, और मैं कह दूंगा कि भाई एरे विच इज द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो आप जैसे ही मैंने ये लिखा, आप एक बात नोट करें, यहाँ पे ग्रीन बटन आई है, प्ले का बटन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ जाके इसको एडिट कॉन्फ़िग करता हूँ, तो मैं यहाँ जाके इसको कॉटन करता हूँ, और जिसमें मौजूद हूँ मैं जिस प्रोजेक्ट में, ये मुझे बोल रहा है मेन क्लास बताओ, मैं इसको कह देता हूँ भाई मेन डॉट के टी, ठीक है जी, और मैं रन करता हूँ इसको। तो ये देखें बिल्ड हो रहा है, ये बिल्ड होगा, इसको मेन फंक्शन मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम एक और इसके अंदर एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाके इस फंक्शन को पॉइंट कर देंगे। बट मैं अगर इसको चलाना भी चाहूँ तो मैं भी आपको वेरीफाई भी करा दूँ, यहाँ मैं रन पे बटन पे क्लिक करूँगा तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली ये फंक्शन जो है वो डेफिनेटली मेन फंक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंटर है, यहाँ से आपकी जो बेसिकली एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ ये कह रहा है कि डेफिनेटली इसको मेन फंक्शन नहीं मिला, मैंने जो है वो रन जाके कर दिया क्लिक,
वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड आ गया पॉइंटर। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल बताऊं कि मुझे नीचे वाला फंक्शन कॉल करना है तो सिंपल माई, क्योंकि वो इसी फाइल के कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद है तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं ऐड का मेथड कॉल करना चाहूँ, मैं कहता हूँ जी 2+3, और मैं इसको किसी वेरिएबल को अभी असाइन नहीं कर रहा, मैं अभी डायरेक्ट जाके इसको प्रिंट एलन कर रहा हूँ। ठीक है जी, प्रिंट एलन वही बात है कि जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन था वहाँ पे आपके, तो प्रिंट और प्रिंट एलन में वही फर्क है जो आपको बेसिकली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मिलता है। ठीक है जी, तो मैं इसको अगेन कॉल करता हूँ, तो दोनों फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड माई फन भी हेलो वर्ल्ड जो है वो लोअर केस के अंदर प्रिंट कर देगा, और देन 2+5 जो है वो 7 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देख लें कि ये जो बेसिकली फंक्शन है ये इस चीज़ को ऐसे रिटर्न कर रहा है। अच्छा, माई फन को हमने यहाँ पे रिटर्न तो कराया है पर प्रिंट नहीं कराया, तो आप इसमें सिंपल है, सॉरी चीज़ से रह गई, मिस हो गई, तो ठीक है ऊपर भी हम जो है वो प्रिंट यूज कर लेते हैं, क्योंकि आप देख लें प्रिंट ने यहाँ पे कर्सर तब्दील नहीं किया, 7 आगे प्रिंट हो गया, तो नाउ इट्स के अब हमारा तो सही है ये। अगर आप देखेंगे तो तीनों अलग लाइन में प्रिंट, पहले हेलो वर्ल्ड, फिर हेलो कर्ली वाले फंक्शन वाला, और फिर 10 ठीक है। चले, तो बेसिक प्रिंटिंग, प्रिंट यूज करें आप, प्रिंट एलन यूज करें, इसी तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ आई एम कमेंटिंग द प्रीवियस कोड, और इसको भले लिखे रहने देते हैं। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंटर ये है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास याद रखिएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन उस तरह से नहीं होती जिस तरह से जावा में होती है। यहाँ पे जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करने जाएंगे, दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हमारे पास, वन इज वेल एंड अदर इज वार। वेल और वार में बहुत सिंपल सा फर्क है। वेल इज इम्यूटेबल, वेल इज इम्यूटेबल, वार इज म्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल से क्या मतलब है, आप लोग तमाम लोग जो है वो जो ऑडियंस देख रही है इसको, जावा का आपका बैकग्राउंड है, आपने पढ़ा होगा कि जावा के अंदर जो स्ट्रिंग होता था वो इम्यूटेबल होता था। ठीक है, जिसे हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं नॉट चेंजेबल, वंस डिक्लेयर इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर म्यूटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए या तो हम स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करते हैं। डेफिनेटली उन दोनों में फर्क है, वन इज थ्रेड सेव एंड अदर इज नॉट थ्रेड सेव। बट यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने जाएंगे, या तो वो वेल के स्कोप से कॉल होगा, डिक्लेयर होगा, या वार के स्कोप से कॉल होगा। वेल इज म्यूटेबल, व्हाट इज मीन कि अगर आपने कोई वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ वेल कीवर्ड डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते आप। बट अगर आपने किसी वेरिएबल को, चाहे वो किसी भी टाइप को, इट मे बी स्ट्रिंग, इट मे बी ऑब्जेक्ट, इट मे बी इंटीजर, डबल, फ्लोट, उसकी वैल्यू को आप म्यूटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी को बेस बनाते हुए हम आगे चलते हैं किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर होगा। वेल का या वार का कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नाम, लेट्स से ए, उसके बाद अब हमारे पास चॉइस है। अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं ए और मुझे इसकी टाइप नोन है, ठीक है, या टाइप नोन नहीं है, सॉरी टाइप नोन भी है और मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूं कि ये फर्स्ट असाइनमेंट पे इस चीज को क्या करे, कैटर करे। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी टाइप आपको नहीं पता, तो आप कुछ ना करें, आप इक्वल्स करके वैल्यू असाइन कर दें। लेट्स से मैं ए को चाह रहा था कि ए जो है वो एक वोल नंबर को होल्ड करे, तो यहां पे अगर आप देखें मैंने कहा वेल, जो कि टाइप नहीं बता रहा, सही है, ये सिर्फ डिसाइड कर रहा है कि ए इज म्यूटेबल और नॉट म्यूटेबल। नाउ क्योंकि ए को आपने वेल डिक्लेयर किया है, तो क्या बन गया, ये म्यूटेबल बन गया, म्यूटेबल बन गया। अब अगर मैं इसको चेंज करने जाता हूं 23 से 43, तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज इम्यूटेबल, तो वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड। बट
अगर मैं इसको जाके वार कर दूं तो रीअसाइनमेंट इज पॉसिबल, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मैं यहाँ पे ए है और ए की वैल्यू को आगे चेंज कर रहा हूं तो मैं इसकी टाइप को चेंज नहीं कर सकता। यानी कि मैं इसको ये नहीं कह सकता कि पहले ए 23 को होल्ड करे और फिर ए जो है वो 43.45 को होल्ड करने चले जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। हाउएवर मुझे यहाँ पे टाइप नहीं पता थी, मैंने टाइप भी नहीं बताई। तो यहाँ पे करता क्या है, अगर आप टाइप नहीं बताते तो ये असाइनमेंट से टाइप को इन्फर कर लेता है। यानी कि अगर आप जो भी चीज यहाँ पे देते हैं वो उस हिसाब से ए की टाइप बना देगा, क्योंकि ए एक वोल नंबर था, इंटीजर था, तो इसकी टाइप क्या हो चुकी है, ए इंटीजर हो चुकी है। तो अब ये सिर्फ आगे इन फ्यूचर इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड करेगा। ठीक है, अब आप देख लें कि मैं इसको 43 दे रहा हूं। अब अगर मान लें मैं ऊपर जाके इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग, मैं कहता हूँ दिस इज लेट्स से अली खान, तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी अली की टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी और अली का जो वेरिएबल है ए, इट इज म्यूटेबल, चेंज हो सकता है। बट चेंज का मतलब क्या है कि आप इसको स्ट्रिंग की वैल्यू की जगह कोई स्ट्रिंग की वैल्यू ही देंगे, आप इसकी टाइप को चेंज नहीं करेंगे, आप इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको दोनों का फर्क देख लें। मैं बता देता हूं, वेल a इज इक्वल टू 10। ठीक है, नाउ a इज इम्यूटेबल, रीअसाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 15 लिखने जा रहा हूं तो दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, और सिंपल आप इसको प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट ln a, तो आप इसमें देख लें चला के a डिक्लेयर होगा, a की टाइप इंटीजर हो जाएगी और आपके पास यहाँ पे 10 a इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, तो a इज इक्वल टू 10 प्रिंट हो गया है हमारे पास। चले, इसके साथ साथ मैं अगर इसको कंपैरेटिवली देखूं, मैं लिखता हूं var b इज इक्वल टू 20। सही, फिर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं जी, प्रिंट ln और b। ठीक है, और नाउ फर्क अभी फिलहाल कोई भी नहीं है, तो 20 प्रिंट कर देगा। बट आप इसको देखें, ये कितना स्मार्टली जो आपका आईडी है वो आपको किस हद तक आपको कोड रिफाइन करने में हेल्प करेगा। ये कैसे कर रहा है, ये इंटेलिजेंटली ये डिटेक्ट कर रहा है कि भाई आपने बी को 20 असाइन किया है और आगे लाइन ऑफ कोड में आपने बी को कहीं वैल्यू रीअसाइन नहीं की है, तो वाई नॉट आप इसको कन्वर्ट कर दें वेल के अंदर, आप इसको पढ़ लें। ठीक है, बट मैं आगे जाके उसको चेंज करता हूँ तो डेफिनेटली ऊपर वाली जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें रीअसाइनमेंट कर रहे हैं। तो आप देख लें इसमें अब जो लाइन है वो चेंज हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे अब चेंज कर चुके हैं। तो वो अब आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि इसको इम्यूटेबल रखें। ठीक है, पहले आपको रिकमेंड कर रहा था, और आप इसको फिर दोबारा प्रिंट कर लें तो चेंज ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसको आपने वार नेचर का डिफाइन किया। तो पहले b इज इक्वल टू समथिंग और देन b इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है जी, 10 20 30। अब एक और चीज जो हम डेफिनेटली आगे एंड्रॉइड में भी यूज करेंगे यहाँ पे भी, कि आपको याद होगा कि हम जावा के अंदर कॉन्केटिनेशन करते थे, और हम यहाँ पे कैसे करते थे, कॉन्केटिनेशन प्लस लगाते थे, इस तरह से इसको सेपरेट करते थे। ठीक है, या हम यूज कर लेते थे स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर फॉर कॉन्केटिनेशन पर्पसेस। ठीक है, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कैसे देखें, जैसे क्योंकि डेफिनेटली ये जो कॉटलिन है इंस्पायर्ड होके बनी है स्विफ्ट से और जावा स्क्रिप्ट से। ठीक है, सॉरी टाइप स्क्रिप्ट से, क्योंकि डेफिनेटली जावा स्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड वर्जन है। तो यहाँ पे जो कॉन्केटिनेशन है वो भी इस तरह की होती है कि अगर आप यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करना चाह रहे हैं, आप देखें आप इसको करेंगे इन्वर्टेड कॉमास से बंद। सही है, अगर आप ये समझते हैं कि a जो है वो क्या है, वेरिएबल है, मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ, a इज इक्वल टू a की वैल्यू, तो आप यहाँ पे जावा में क्या करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही करते थे आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें ये कर तो सकते हैं, बट ये मना करेगा आपको, क्योंकि इसका जो अपना तरीका है वो क्या है, आप यहाँ पे लगाएंगे डॉलर का साइन और वेरिएबल का। ठीक है जी, a इज इक्वल टू 10। तो अगेन इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया, b इज इक्वल टू
डॉलर भी, ठीक है। और अगेन आफ्टर चेंज हमने, तो इससे कहते हैं बिफोर रीअसाइनमेंट और बिलो इज आफ्टर रीअसाइनमेंट, ठीक है। तो आउटपुट आप खुद देख सकते हैं क्या आपके सामने क्या है, ठीक है। तो इधर अब तक आपने क्या सीखना चाहिए कि वैल और वार का क्या रोल है, और यहाँ पे टाइप इन्फ्रेंस से क्या मुराद है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आपको टाइप नहीं पता तो ये खुद इन्फर कर लेगा उसकी फर्स्ट असाइनमेंट पे, चाहे वो वैल हो चाहे वार हो। अगर वो वार होगा तो अगर रीअसाइनमेंट अलाउ करेगा, अगर वो वैल होगा तो रीअसाइनमेंट अलाउ नहीं करेगा। बट अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे टाइप पहले से पता है तो आप कर सकते हैं फॉर बोथ केसेस, लेट से सी, और मैं चाहता हूं कि भाई सी जो है वो एक स्ट्रिंग है, लेट से, ठीक है। लेट से मैं इसमें नाम रख देता हूं मोहम्मद। अब मुझे पता है, हाउएवर ये इन्फर कर लेगा, बट मुझे इसकी टाइप पता है, तो मैं यहाँ पे कॉलन करके आगे टाइप डिफाइन कर सकता हूं। और ज्यादा बेहतर है आप टाइप डिफाइन करें, ठीक है। अगेन लेट्स से वैल डी इक्वल्स टू अहमद, and I'm using the print statement, print ln, और कॉन्केटिनेट करना है मुझे, तो मैंने लिखा सी स्पेस डॉलर डी, तो मोहम्मद डॉट स्पेस डॉट अहमद, ठीक है जी। चले कॉन्केटिनेशन में मैं ये समझता हूं, लेट से मैं करना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैंने मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है, तो अब यहाँ में देखा मैंने लिखा वेल इज इक्वल टू, सॉरी लेट से एडिशन 1 इक्वल्स टू ऐड 3,4 एंड ऐड 2, या लेट से ns2 आंसर 2 यानी कि आंसर 1, मैंने प्लस करना है 6 और 7, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों भी ऐड हो जाए, तो एक तरीका तो ये है ना कि मैं इसको कर दूं फाइनल आंसर, आंसर 1 प्लस आंसर 2, इट्स ओके। और मैं जाके लिख दूं प्रिंट ln ans इक्वल्स टू डॉलर ans, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल कि 3 प्लस 4 7 इसमें आ जाएगा, 6 प्लस 7 13 इसमें आ जाएगा, 13 प्लस 7 20 हो जाएगा, आंसर 20 आ जाएगा। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है मैं फालतू में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, मुझे तो स्प्रिंट ही कराना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब यहाँ पे आप देखेंगे मना कर देगा, तो मैं इसको क्या करूंगा कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू है, बट वो वैल्यू कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद जो है वो प्रिंट होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के स्कोप के अंदर ले आऊंगा, तो ये परफॉर्म करने लगेगा। बात एक ही है, बट द आइडिया इज कि कॉन्केटिनेशन के दरमियान आप जो है वो किस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशन कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर इससे भी बचना चाह रहा होता तो मैं यहां लिखता ऐड दिस और ऐड दिस, 6 और 7 था ना, 6 और 7, तो मुझे अब दोनों वेरिएबल की भी जरूरत नहीं पड़ती, आंसर अगेन सेम है, ठीक है जी, बिल्ड हो गया, आंसर सेम है। तो कॉन्केटिनेशन भी अब आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर होते हैं, वैल का क्या रोल है, वार का क्या रोल है, टाइप क्यों मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है जी, अगर मैं टाइप एक्सप्लिसिट डिफाइन करनी हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के जो आपको जावा में नहीं मिलते। चलो मैं बाकी प्रीवियस लाइन ऑफ कोड को साथ साथ कमेंट करता रहूंगा, ताकि आप जब आप फिजिबल समझें इन तमाम को आप जो है वो अपने हिसाब से कमेंट अनकमेंट करें और चला के देखते रहें वन बाय वन।
ठीक है जी। तो अब हमने हमारे पास आई थिंक कोई लाइन ऑफ कोड मौजूद है। अब देखें, लेट्स से बहुत कॉमन है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैंने जाके लिखा वेल, मुझे इसकी टाइप पता है इंटीजर, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू कोई नहीं दे रहा, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। ए मस्ट बी इनिशियलाइज, क्या कह रहा है, ए इनिशियलाइज होना चाहिए। अब दो चॉइसेस है ना, या तो मैं यहीं पे इनिशियलाइज कर दूं तो अगेंस्ट फाइन, बट दूसरा तरीका ये है कि भाई समटाइम हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मे बी कोई सर्वर की कॉल लगेगी या यूजर बटन पे क्लिक करेगा तब जाके ए की वैल्यू इनिशियलाइज होनी चाहिए, तो तब जाके हम ए की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब एक सजेशन दे रहा है कि इट कैन बी रिजॉइंड, बट मे बी पॉसिबल, मैं यहाँ पे और कोई लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ, लेट्स से ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, और बाद में मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अगेन इट्स फाइन, बट इधर आपने ध्यान में रखना है कि रीअसाइनमेंट यहां पे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट्स वैल, ठीक है। तो ये बात आप देख लें कि समटाइम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते। यहां पे अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते तो जहन में आपने वो चीज रखनी है कि अगर वैल है तो एक ही दफा असाइनमेंट होगी, चाहे 7 कर दो, 7 कर दिया तो आगे अलाउ नहीं करेगा, अगर 7 नहीं किया तो जो पहली असाइनमेंट होगी वो असाइन हो जाएगी, उसके बाद रीअसाइनमेंट पॉसिबल नहीं है इन द केस ऑफ वैल, ठीक है जी। नाउ सेम इंप्लीमेंट करते हैं फॉर वार, अगेन वार बी इंटीजर होना चाहिए या लेट्स स्ट्रिंग होना चाहिए। अगेन मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, मैं इसको प्रिंट करने जाता हूं, अगेन इसको आप इनिशियलाइज करें, मर्जी है मेरी, या तो यहीं पे कर दूं, सही है, लेट्स से एली, रीअसाइनमेंट तो पॉसिबल है वैसे भी, ठीक है। मैं आगे आज इसको अली की जगह लेट्स से अहमद कर सकता हूँ, तो इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। बट मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास वैल्यू नहीं है, मैं आगे आगे साइन करूंगा, तो b इज इक्वल टू अहमद प्रिंट करा दिया, और उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, जो कि वैल में हमें नहीं मिल रहा था, मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो अहमद प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, अली प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, चेंज क्या है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं असाइनमेंट ये सारे। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि अभी मैं ये दोबारा लाइन ऑफ कोड को कमेंट करता हूँ, बताने में चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया वेर वार सी इज इक्वल टू लेट्स से स्ट्रिंग, ठीक है जी, और आगे जाके मुझे सी को नल करना है, सी को कोई वैल्यू नहीं देनी, अली नहीं दे रहा, अहमद नहीं दे रहा, सी को डिक्लेयर कर रहा हूं क्या, नल। तो अब आप देखेंगे क्या कह रहा है, मुझे मना कर दिया, नल कैन नॉट बी असाइन ऑफ अ नॉन नल टाइप स्ट्रिंग। व्हाट दैट इट मीन, जो मैंने शुरू में कहा था कि कॉटलिन नल सेफ्टी के साथ बड़े बेहतर तरीके से डील करता है, जो कि हमें फिजिबिलिटी जावा में नहीं मिलती। क्या कह रहा है कि देखें, जितने भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, चाहे वो वार के स्कोप में हो चाहे वो वेल के स्कोप में हो, वो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू को होल्ड नहीं करते, नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एक वेरिएबल नल को भी होल्ड कर सके, तो यू हैव टू डिफाइन एक्सप्लिसिटली कि ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का तो है, बट this can hold null value as well,
तो आपने क्या करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि ये सी नल वैल्यू को भी होल्ड कर सके, तो आप टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क बना देंगे। इसका मतलब यह है कि सी कैन बी नोन एंड सी कैन ऑल्सो बी अननोन। अननोन का मतलब ये सिंपल नल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि अगर आप चाह रहे हैं कि कोई वेरिएबल नल वैल्यू भी होल्ड कर सके, तो डेफिनेटली आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सी कैन बी नल एंड सी कैन नॉट बी नल। बाय डिफॉल्ट सी कैन नॉट बी नल अगर आप इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये हर वैल्यू तो ले लेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी, बट नल वैल्यू को ये होल्ड नहीं करेगा तब तक कि आप इसको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर ना करें कि ये नल वैल्यू को भी होल्ड कर सकता है। ठीक है जी, चले इसको मैं वैसे भी कर सकता हूं अली। सही, सम टाइम होता है हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उसको नल से इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे करने जाऊंगा, अगेन मुझे क्या कर देगा ये, मुझे ये मना कर देगा। सिंपल सी बात है, मना कर देगा। मैं इसको कह दूंगा कि भाई सी कैन बी, सी कैन बी नल। होता है ना, हम समटाइम जावा में इस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर करते थे कि भाई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको नल से इनिशियलाइज कर लिया, आगे जाके इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर ली। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अगर आप इसको नल से इनिशियलाइज करने जाएंगे मना कर देगा, तो आपने इसको अलाउ करना है कि इट कैन बी नल एज वेल। ठीक है जी, चल तो आप इसको ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। लेट्स से मैंने इसको वैल्यू दे दी, मैंने कहा कि भाई ठीक है आगे जाके इसके अंदर ये असाइनमेंट नल की भी पॉसिबल हो सकती है, तो ठीक है कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, चलेंगे। तो ये भी आपको वैल्यू क्लियर होना चाहिए कि इस तरह से हम वेरिएबल नल वैल्यू भी उसके अंदर इनिशियलाइजेशन के वक्त नल वैल्यू भी हम अलाउ कर सकते हैं कि वो वेरिएबल नल वैल्यू को भी होल्ड कर सके। दूसरा एक और जबरदस्त चीज नलेबल टाइप के साथ डील करने के लिए, कि जो मैंने कहा था नल सेफ्टी, जो कि डेफिनेटली एक चीज है कि जब आप एक वेरिएबल को आपने नल अलाउ नहीं किया है, तो आप जब भी कोई लाइन ऑफ कोड लिखने जाएंगे आपको मना कर देगा कि भाई ये वेरिएबल तो नल वैल्यू लेगा ही नहीं, तो आप वहीं पे रुक जाएंगे यार कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। एक तो ये, बट अगर आपने इसको मान लें अलाउ भी कर दिया, तब भी आप चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट जो एक्सेप्शन है नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचना चाह रहे हैं। अब मैं देखिए कर क्या रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट्स से माई नेम के नाम से। मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, तो मैंने कहा कि भाई इट कैन बी नल एज वेल। ठीक है, चले तो मैं इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई इट कैन बी नल एज वेल। अब देखें मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूं, या चले वेल बना रहा हूं। इसे कहता हूं मैं भाई नेम लेंथ, कि भाई जो भी नाम ऊपर है उसकी लेंथ क्या होगी। अब द इशू इज के मैं अगर यहाँ पे रख दूं कि भाई लेंथ तो इंटीजर में होती है, अब मैं इसकी जो लेंथ है वो देना चाह रहा हूँ। तो स्ट्रिंग के अंदर जैसे आप वहां पे यूज करते थे लेंथ का फंक्शन, यहाँ पे भी हमारे पास लेंथ मौजूद है। अब ये मुझे रोक रहा है, देख रहे हैं ये मुझे क्या रोक रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो माई नेम आपने रखा है ऊपर वेरिएबल, ये नल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये समटाइम नल हो भी सकता है और नल नहीं भी हो सकता। अब आप एक नल चीज पे जब आप मेथड कॉल करते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, तो याद रखें जावा हमें नहीं रोकता था। यानी कि एक वेरिएबल है, मैंने लेट से कार नाम का एक वेरिएबल है, मैंने लिखा कार सी, तो अब आप सी डॉट करके कुछ भी कॉल कर लें, वो आपको मना थोड़ी करता था। अब उससे क्या पता कि आपने आगे न्यू कार इनिशियलाइज किया नहीं किया, तो आप सी डॉट कॉल कर ले। अब क्या हो जाएगा, आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी। ठीक है, आपकी ऐप क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। अब आपने क्योंकि इस पर नल डिक्लेयर, तो इसने आपको रोक दिया
कि भाई आप एक ऐसे वेरिएबल पे मेथड कॉल करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी कॉल करने जा रहे हैं जो कि एक नल है। तो अगर आप यहाँ पे देखें हम क्या काम कर सकते हैं, अगर आप इसका ये एरर खत्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं उसको लेंथ डॉलर और क्या नाम है जी, नेम लेंथ। प्रिंट कराते देखते क्या होता है। नल, बात समझ में आनी चाहिए आपके। अब देखें मैं इसको अगर यहाँ पे ये हटाता हूं ना, ये मुझे क्या कहता है कि भाई अगर ये नल निकला तो इसको कोई ना कोई तो वैल्यू देनी है ना। नल दे नहीं सकता क्योंकि ये नल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और नल आ सकती है किस केस के अंदर, जब आपके पास इसकी वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं हुआ हो। तो आपने कहा कि भाई ठीक है, लेंथ कैन ऑल्सो बी नल। तो आप यहाँ पे देखें ये ऐप क्रैश नहीं हुई, इस लाइन पे जो आपकी स्टेटमेंट है वो क्रैश नहीं हुई। क्रैश कब होगी, मैंने इसको अलाउ कर दिया ये चीज। दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूं। यहां पे आपके पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज हो गई है, यहां पे आपके पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज हो गई है। अब चक्कर क्या है, अगर आप यहां पे एक नल वैल्यू जो कि अलाउ है उसके साथ यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अगर आप यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो अगर ये वेरिएबल नल होगा तो ये आगे की प्रॉपर्टीज को कॉल ही नहीं करेगा। जब कॉल ही नहीं करेगा तो आपकी इस स्टेटमेंट पे कभी भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। आई एम अगेन रिपीटिंग कि जब आप एक वेरिएबल जिसपे नल वैल्यू भी असाइन है उसको एक्सेस करने जाते हैं तो ये डेफिनेटली ट्रैक करता है कि भाई एक ऐसे वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि नल हो भी सकता है। तो अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि भाई ये वेरिएबल नल हो ही नहीं सकता, सही है, तो आप यहाँ पे लगाते हैं। तो अगर ये नल हुआ तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगी और अगर नल नहीं हुआ तो ये सही काम करेगा। कैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अली, तो अभी ये सही काम करेगा, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नल नहीं था। लेकिन अगर ये गलती से नल हुआ तो आपने कहा है कि भाई ये नल हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है नल हो ही नहीं सकता, आगे बढ़ो। और जब ये आगे बढ़ेगा क्योंकि ये नल था तो आपके पास यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज होगी और आपकी जो बेसिकली ये लाइन है इस पे आपके पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज होगी। अगर आपने तो कैच कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आपके पास यहाँ पे एनोमली अकर हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये जो है ये सेफ्टी ऑपरेटर है। अगर आपके पास यहाँ पे नल हो भी तो ये एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, सेफली डील करेगा। ठीक है, चलें एक और चीज, अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई ये तो वेरिएबल क्या है, नल है। अगर मान ले मैंने आगे जाके कोई लूप शूप लगाना है तो ये तो नल वैल्यू आ गई, सही है। नल किस केस के अंदर आएगी, जब ये नल होगा, तो लूप तो नल पे चलेगा ही नहीं। बट अगर हाँ ऐप क्रैश नहीं होगी, यहाँ पे इस लाइन पे ऐप क्रैश नहीं होगी, बट नल तो हो जाएगा ना इस पे लूप। लेट्स से मैं इस पे आगे डिसीजन मेकिंग की हुई है कि भाई इफ नम लेंथ नेम लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 6। अब प्रॉब्लम ये है भाई ये तो इनिशियलाइज ही नहीं होगा, सही है ना। प्रॉब्लम ये तो 6 हो सकती है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें हमेशा इंटीजर होगा, बट इंटीजर तो उस केस में होगा जब इसकी कोई लेंथ होगी। लेकिन जब इसकी लेंथ नहीं होती है, मैं तो देख रहा हूँ ये नल वैल्यू दे रहा है इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंडीशनल स्टेटमेंट का सहारा भी लेंगे। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर ये नल ना हो, सही है, तो मैं अब देखें क्या कर रहा हूं, मैं लगा रहा हूं यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन मार्क। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि अगर ये नल ना हो तो जो लेंथ है वो असाइन कर देना, और अगर ये नल हो तो मैं यहां लगाऊंगा कॉलन और उसके बाद कह दूंगा बाय डिफॉल्ट 0। अब आप देखें क्या होगा। तो यहां पे सॉर्ट ऑफ टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया मैंने, लेंथ 0 आ गई। बट अगर मैंने इसका नाम रख दिया एम एच, जिसमें लेंथ क्या होनी चाहिए 5, तो ये चेक करेगा कि भाई इसकी अगर लेंथ है, बिल्कुल लेंथ है, तो आपके पास कॉलन से पहले वाला केस अगर होगा तो जो वैल्यू इसमें होगी वो इसको असाइन हो जाएगी। और अगर ये नल हुआ तो कौन सा केस होगा, कॉलन के राइट वाला केस अगर होगा उसमें 0 वैल्यू आएगी। इस केस में आप देख लें क्या होगा, आपके सामने इसको 5 वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें फायदा क्या हुआ, जो मैं आपको लूप बता रहा हूं कि अब आप इस पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप इस पर लूप लगा सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू 5 हुई तो ठीक है यार, चल जाएगा लूप, और अगर 0 हुई तब भी क्या होगा, लूप नहीं चलेगा, रोक देगा। लेकिन आपकी ऐप के अंदर आगे फर्दर कोई एनॉमली अगर नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज छोटी सी, कि अगर आप यहाँ पे बात नोट करें कि अगर इसकी लेंथ क्या होती है 5 हो 6 हो या नल हो, जो भी हो, नल होगी तो 0 प्रिंट हो जाएगा, और जो भी अगर वैल्यू होगी तो जो भी लेंथ होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसमें ये नीचे वाली स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। सम टाइम हमारे पास इस तरह का सिनेरियो भी आगे अकर होगा, फॉर श्योर अकर होगा, कि मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू नल है तो भाई इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दो, फंक्शन से ही बाहर आ जाए। इसका फायदा है, इसका क्या फायदा है कि ये नीचे वाली लाइन को कभी भी अप्रोच नहीं करेगा। अगर आप देखें अभी लेंथ 0 प्रिंट हो रहा था, कब, जब इसकी वैल्यू नल होती थी। अब देखें यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको कहा कि भाई अगर लेंथ हो तो लेंथ दे देना, वरना बाहर आ जाओ। बाहर आने का मतलब ये है कि मेथड से बाहर आ जाओ, नीचे वाली लाइनें कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये हम करेंगे इंशाल्लाह आगे आगे फंक्शंस में। बट अब देखें आप कि मैं यहाँ पे अगर इसको अली दे दूं तो ये फंक्शन से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, कुछ ना कुछ इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे ये नीचे वाली लाइनों को अप्रोच भी करेगा। ठीक है जी, आई थिंक यहां तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। एक और चीज हम एक और नल सेफ्टी के लिहाज से हम एक बात कर लेते हैं। लेट से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैं ऊपर वाली लाइनों को पहले कमेंट कर दूं, फिर हम फर्दर आगे मूव करते हैं। चल, मैंने लेट से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मे बी लेट से एंड्रॉइड वर्जन, एक वेरिएबल है एंड्रॉइड वर्जन के नाम से, ठीक है, जिसको मैंने डिक्लेयर कर दिया ठीक है। अब मैं जो आपको यहाँ पे चीज बताना चाह रहा हूँ वो डेफिनेटली एक तो नलेबिलिटी से रिलेटेड भी है, बट इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कास्टिंग, और ना सिर्फ कास्टिंग, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ स्मार्ट कास्टिंग, कि कॉटन के अंदर स्मार्ट कास्टिंग से क्या मुराद है। ठीक है, अब देखिए स्मार्ट कास्टिंग से क्या मुराद है। अगर मैं यहाँ पे अभी देखूं तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और इसकी मुझे वैल्यू भी नहीं पता। ठीक है, यानी कि इसमें रीअसाइनमेंट तो पॉसिबल है ना, फर्स्ट असाइनमेंट भी और मल्टीपल असाइनमेंट भी, ये वैल तो है नहीं। अब देखें मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने एक और ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया करंट एंड्रॉइड वर्जन के नाम से, और मैंने इसको वैल्यू दे दी एंड्रॉइड आर। मैंने उसको क्या वैल्यू दे दी, एंड्रॉइड आर, और मैंने इसकी टाइप भी डिफाइन कर दी कि भाई इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, और ये फ्यूचर में नल भी हो सकती है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल फ्लो का सहारा ले रहा हूँ। इफ एल्स वैसे ही लगाते हैं जैसे आप जावा में लगाते थे, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं मिलता आपको, बट इफ एल्स को स्मार्टली और किस तरह से हम लगा सकते हैं इस पर हम बात करेंगे जब हम स्पेसिफिकली कंट्रोल फ्लो में इफ एल्स से रिलेटेड बात करेंगे। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ कि इफ, देखें अब ये जो करंट एंड्रॉइड वर्जन है ये नल हो सकता है ना, क्योंकि नल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये हो सकता है नल। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर
करंट एंड्रॉइड वर्जन नल नहीं है, अगर करंट एंड्रॉइड वर्जन नल नहीं है, तो एक बहुत सिंपल सी छोटी सी आप खुद सोचें कि ये इफ के ब्लॉक में कब जाएगा, जब ये नल नहीं होगा। ये इफ के ब्लॉक में कब जाएगा, जब ये नल नहीं होगा। और एल्स के ब्लॉक में कब जाएगा, जब ये क्या होगा, नल होगा। अब मैंने कहा कि अगर ये नल नहीं है मेरे भाई, ठीक है, अगर ये नल नहीं है तो मैं यहां पे एक और वेरिएबल रखता हूं, ठीक है, और एक को मैं कहता हूं एंड्रॉइड वर्जन विथ नल वैल्यू और एंड्रॉइड वर्जन विदाउट नल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि भाई एक नल वैल्यू अलाउ करेगा और एक नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। जो नल वैल्यू अलाउ करेगा इसके आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्योंकि ये आगे इन फ्यूचर नल वैल्यू भी होल्ड कर सकता है। ये होल्ड नहीं कर सकता है तो उसके आगे डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं इन दोनों वेरिएबल में से मैंने किसी को इनिशियलाइज करना है, किसी एक को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। अब आप देखें, मैंने कहा कि करंट एंड्रॉइड वर्जन जो कि नल हो भी सकता है और नल नहीं भी हो सकता, बट अगर ये इसके केस में जाएगा, ये इसके केस में तब ही जाएगा जब ये नल ना हो। तो जब ये नल ना हो तो मैं आंखें बंद करके इसको किस वेरिएबल को असाइन करूंगा, जो नल वैल्यू होल्ड नहीं करता। और अगर ये एल्स में गया, इसका मतलब है इट कैन बी नल, तो मैं इसको ये असाइन कर दूंगा। असाइनमेंट देखें, वेरिएबल एक ही असाइन हो रहा है जिसकी टाइप क्या है। अब आप देखें ऊपर, नल भी हो सकता है, नल नहीं भी हो सकता है, सही है, नल भी हो सकता है, नल नहीं भी हो सकता है। तो ये खुद देखें इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप क्या है, नल अलाउ है। लेकिन मैं इसको असाइन किसको कर रहा हूं, मैं इसको असाइन कर रहा हूं विदाउट नल वाले को। तो ये खुद ही कास्टिंग हो रही है, सही है, खुद ही कास्टिंग हो रही है। इसको गौर करें, ये नल वैल्यू होल्ड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। तो मैं इसको एक ऐसे वेरिएबल को ये असाइन करूंगा ना जो नल वैल्यू अलाउ करता भी हो, नहीं भी करता हो, यानी कि इसको, सही है, बट मैं इसको असाइन कर रहा हूं। ये नोट करें आप बात। चलें, शायद आपकी बात क्लिक ना करें, मैं इस लाइन को इफ के बाहर लिख देता हूं, आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है ये, मिसमैच। आप एक नल वाली वैल्यू को, नल वाले वेरिएबल को विदाउट नल वाले को दे रहे हैं। और यही चीज आप देखें कि जब ये लाइन मैं नीचे लिखता हूं मुझे कोई एरर नहीं आता। तो ये क्यों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, स्मार्ट कास्टिंग हुई है यहाँ पे। दिस इज स्मार्ट कास्टिंग कि इसने क्या किया है, स्ट्रिंग नलेबल वाले को कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, स्ट्रिंग में। और यहां तो नहीं किया उसने, सिंपल सी बात है। अगर इस लाइन को मैं ऊपर लिख दूं तो आपको वो वाला मसला नहीं दिखेगा जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, क्योंकि ठीक है भाई, इसकी टाइप भी क्या है, नल अलाउ है, और इसकी टाइप भी यही है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास बेसिकली स्मार्ट कास्टिंग। फर्दर स्मार्ट कास्टिंग हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी बात करेंगे। तो अभी हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कशन कर ली है, हमने बात कर ली कॉटन क्या है, क्यों यूज करनी चाहिए, कॉटन के मेन फीचर जो मैंने आपको शुरू में जस्ट एक्सप्लेन किए। फर्दर हम डेफिनेटली वन बाय वन इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। बेसिक हमने बात करनी वेरिएबल डिक्लेरेशन की, इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, इसमें वैल और वार को डिस्कस कर लिया। इसमें हमने बात कर ली कॉन्केटिनेशन किस तरह से होगी, फंक्शन किस तरह से बनता है, फंक्शन रिटर्न किस तरह से करता है, पैरामीटर किस तरह से पास किए जाते हैं, नलेबिलिटी सेफ्टी की बात कर ली हमने, किस किस तरीके से हम नल वैल्यू अलाउ कर रहे हैं, कभी नहीं अलाउ कर रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं नल एक्सेप्शन रेज हो रही है, कभी एक्सेप्शन रेज नहीं हो रही है। स्मार्ट कास्टिंग की हमने बात कर ली। तो आज अब तक के लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मजीद एलिमेंट्री प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो में, जिसमें हमारा टारगेट होगा कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप पे। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।